अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। आवाज आ रही है ना ये सबको? अच्छा, आज हम मिड टर्म में जो पेपर मैंने दिया था रिसर्च का, उसी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि जिनकी कोई क्वेरी है तो वो क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है आज का? आज हम मिड टर्म पेपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आप देख के बताओ, ये स्लाइड आपको क्लियर शो हो रही है? एक मिनट, यहाँ से नजर आ रहे हैं एमसीक्यूज आपको? रीडेबल है? अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या पूछा उन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की एग्जांपल हमने बतानी है कि इनमें कौन से क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। जैसे ऑप्शन ए है एज, टेम्परेचर, इनकम, हाइट। ठीक है, वैसे वेरिएबल जिनकी हम क्वांटिटी बता सकें। तो नंबर ऑप्शन ए भी हमारे पास क्या है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं सारे। ऑप्शन बी जो हमारे पास है ग्रेड पॉइंट, एवरेज, एंजाइटी लेवल, रीडिंग परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी जेंडर, रिलीजन, एथनिक ग्रुप। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें हम क्वांटिटी नहीं बता सकते, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ए एंड बी दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। सेकंड में क्या है? अनडिजायरेबल वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स दैट एन एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनिंग इज। ठीक है, अनडिजायरेबल डिजायरेबल वेरिएबल कौन सा हमारे पास होता है? थर्ड वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, उसे हम कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल भी कह सकते हैं। अगर दूसरे वर्डिंग में हम देखें तो इंडिपेंडेंट हमारे पास कॉज आ गया, डिपेंडेंट हमारे पास इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो हमारे पास आता है सी एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, अगर किसी ने ये ना भी पढ़ा हो एक्सट्रेनियस वेरिएबल, तो सारे अगर वो ऑप्शंस को रीड करें तो उसके पास बचता ही सिर्फ ही एक ऑप्शन है, तो वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे कंफाउंडिंग वेरिएबल आता तो भी आंसर इसका सी रहना था। थर्ड पे हमारे पास है वन ऑफ द प्री occupations of quantitative research is with generalization which is an indicator of। ठीक है, जो हम अपनी फाइंडिंग्स को जब जर्नलाइज कर सकते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी।
हाँ जी, शफल ही आने थे, इस तरह आते तो फिर चीटिंग करना इजी हो जाना था। ठीक है, सभी के ये क्वेश्चन नंबर्स भी शफल थे, उसके अंदर जो ऑप्शन थे वो भी शफल थे। इस वजह से एक दो एमसीक्यूज में वो गड़बड़ भी हो गई थी आंसर्स में। ठीक है, जैसे फर्स्ट में ए एंड बी, यहाँ पे ए एंड बी ये है, लेकिन जब ये शफल हुआ तो ए कोई और हो गया, बी कोई और हो गया, इसलिए एक दो एमसीक्यूज इस तरह प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी सारे शफल ही थे। शफल भी हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आगे पीछे ही तो वो होंगे ऑप्शन, मीनिंग तो उनका सेम रहेगा। थर्ड हमारे पास आ गया एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, जब हम रिजल्ट्स को जर्नलाइज कर देते हैं देन हमारे पास क्या आती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल रिलायबिलिटी भी नहीं है ना, इसमें एक्सटर्नल रिलायबिलिटी है। इंटरनल वैलिडिटी एंड रिलायबल ये भी नहीं है। एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन इज, इसका था ऑप्शन नंबर सी, ए डेफिनेशन ऑफ अ कंसेप्ट इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक एंड एम्पेरिकल मेजर्स। ठीक है, जिस डेफिनेशन को हम मेजर कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन की बेस पे, वो हमारे पास है ऑपरेशनल डेफिनेशन के, हमने इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। फिफ्थ पे है विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द कंसिस्टेंसी ऑफ एन असेसमेंट मेजर। ठीक है, अब जहां पे भी वर्ड कंसिस्टेंसी आएगा इट मींस कि ऑप्शन क्या है उसका, हाँ जी, अल्फा शफल हो गए थे, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ए एंड बी, इसलिए तो जिसने ए ऑप्शन लगाया था या जिसने बी लगाया हुआ था तो मैंने उनको मार्क्स दे दिए थे। हाँ जी, फिफ्थ में क्या ऑप्शन आना है हमारा आंसर, करेक्ट आंसर। कंसिस्टेंसी में क्या चीज आती है, किसको प्रेजेंट करती है कंसिस्टेंसी वर्ड। कंसिस्टेंसी में आएगी आपकी वैलिडिटी, सॉरी रिलायबिलिटी। ठीक है, जहाँ पे एक्यूरेसी की बात आएगी वहां पे आपकी वैलिडिटी आ जाएगी, जहाँ पे रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी। अच्छा, सिक्स पे दी एक्सटेंड टू विच कैन जनरलाइज द रिजल्ट ऑफ स्टडी टू अदर पार्टिसिपेंट्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल वैलिडिटी। कि जब हम अपने फाइंडिंग्स को जर्नलाइज कर सकते हैं पॉपुलेशन, तो इट मीन्स हमारी स्टडी की एक्सटर्नल वैलिडिटी प्रेजेंट है। नंबर सेवन, नेचुरल रिसर्च सेटिंग्स आर यूज्ड इन, नेचुरल सेटिंग्स कहाँ पे होती हैं, किन स्टडीज में, बी में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हम नेचुरल सेटिंग में ही करते हैं, हम उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करते। ठीक है, अगर ऑल ऑफ द अबव आए तो इट मींस इसका ये मतलब नहीं कि जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा तो इसका आंसर हमेशा ऑल ऑफ द अबव ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हम नेचुरल सेटिंग में करते हैं। नंबर एट, if a study is reliable this means that, इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, दी मेजर्स डिवाइस फॉर कंसेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। ठीक है, फाइंडिंग्स हमेशा आपकी फाइंडिंग्स में कंसिस्टेंसी आएगी, चाहे आप डिफरेंट ओकेजन्स पे इसको मेजर करो तो उसकी वैल्यूज हमेशा सेम आएगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है तो जिसको टेम्परेचर नहीं है, फीवर नहीं है, तो उसका हमेशा आपकी फाइंडिंग 98.6 ही आएगी, चाहे आप डिफरेंट टाइम में इसको मेजर कर लो। ठीक है, तो इसमें मीन्स इसमें कंसिस्टेंसी अवेलेबल है, तो ये हमारे पास आ गई रिलायबिलिटी। नाइन्थ पे है विच टर्म डिस्क्राइब कंसिस्टेंसी ऑफ एन असेसमेंट में, ये फिर से वही रिपीट आ गई। ठीक है, कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या आ गई, रिलायबिलिटी। कुछ एमसीक्यूज एक दो बार रिवाइज हुए हैं। ठीक है,
बी आएगा एक्सटर्नल वैलिडिटी। नंबर 11 में अब यहाँ पे वो क्या देख रहा है, रिलेशनशिप देख रहा है बिटवीन लेवल ऑफ एंजाइटी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड एग्जाम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप देख रहे, तो रिलेशनशिप हम किस स्टडी में देखते हैं? स्लाइड चेंज नहीं हो रही? अब हुई है चेंज? क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 11th अगर आप देखो, ठीक है, उसमें क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन शुड यू use if you wanted to analyze the relationship between the level of anxiety experienced during examinations and the exam performance। ठीक है, तो यहाँ पे आप टर्म देखो, वो रिलेशनशिप देख रहा है एंग्जाइटी लेवल का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, कौन सा डिजाइन एप्लीकेबल है? ठीक है, यहाँ पे मिड टर्म पेपर रिवाइज करने का मकसद ये कि जिनको आता है उनको रिवीजन उनकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और जिनको नहीं आता उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी, कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन स्टडीज में हम रिलेशनशिप देखते हैं। 12th पे Vincent conduct a study that will further get to know the frequency of scrub cases between the north and south affiliated hospitals of their school. What type of research designed to be used in his study? तो इसका ऑप्शन है ए, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सिंपल वो फ्रीक्वेंसीज देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज हम किस स्टडी में देखते हैं, फ्रीक्वेंसीज या परसेंटेजेस, तो वो हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में देखते हैं। ठीक है, सिंपल वो क्या कर रहा है, वो नोट डाउन कर लेगा कितने स्क्रब केसेस हैं वहां पे नॉर्थ और साउथ एरिया वाली साइड पे। तो सिंपल वो फ्रीक्वेंसीज को नोट कर लेगा। तो यहाँ पे जो स्टडी आएगी वो डिस्क्रिप्टिव आएगी। ठीक है, ना को रिलेशनल आएगी, ना को कंपेरेटिव आएगी, ना ही एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो कोई यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट अप्लाई नहीं कर रहा, सिंपल वो फ्रीक्वेंसीज ही नोट डाउन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज शो करती है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी को। 13th Brenner emphasizes the importance of acquiring clinical knowledge and expertise through पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये सीधा सीधा स्लाइड से उठाया हुआ एमसीक्यूज है। ओके 14th हैविंग वर्क इन द इमरजेंसी वार्ड फॉर 6 months। अगर आप स्टेटमेंट को थोड़े ध्यान से पढ़ो ना, तो आपको तभी आइडिया हो जाता है कि इस पे क्या ऑप्शन आ सकता है। यू आर कन्विंस्ड दैट क्राइसिस इंटरवेंशन इज वन ऑफ दो सर्विसेज दैट अ नर्स कैन चार्ज अ प्रोफेशनल फी। दिस नॉलेज इज बेस्ड ऑन। इसका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टेटमेंट में देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही क्लियर हो रहा है कि 6 मंथ तक वो इसने एक इमरजेंसी वार्ड में काम किया है। देन जो उसके पास नॉलेज है वो पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे आया है। 15th A scientific approach with unknown outcome is called trial and error।
ठीक है, ये कितनी दफा हमने ये लाइन रिपीट भी की है। साइंटिफिक अप्रोच विद अननोन आउटकम, जो हमारे पास स्टडी होती है उसे हम ट्रायल एंड एरर कहते हैं। और इनमें से काफी एमसीक्यूज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किए थे। क्योंकि इसलिए जो लेक्चर ध्यान से सुनते हैं और जो रेगुलर लेक्चर लेते हैं उनके लिए इजी है रिसर्च। अब जो एक बार आके लेक्चर ले लेंगे उसके बाद आएंगे नहीं तो उनके लिए कहाँ, उन्होंने क्या समझते हैं। अच्छा 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है, अगर आप रिसर्च की डेफिनेशन देखो तो इसके बेस पे कौन सी एक ऑप्शन है जो उस पर फुलफिल नहीं होती, जो उसका पार्ट नहीं है। डेलीजेंट स्टडी होती है, रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम रिफाइन करते हैं, अनसिस्टमैटिक इंक्वायरी। ठीक है, अब हम जो रिसर्च में इंक्वायरी करते हैं वो हमारी सिस्टमैटिक होती है। ठीक है, हम सिस्टमैटिक चीजों को फॉलो करते हैं, वैलिडेट दी नॉलेज भी करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारी रिसर्च पे एप्लीकेबल नहीं है। अनसिस्टमैटिकली कोई भी हम यहाँ पे स्टेप फॉलो नहीं करते। 17th, the major reason for conducting research is to। ठीक है, बाकी भी रीजंस हैं लेकिन मेजर जो रीजन बताएगी अगर आप नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, इसको हम प्रमोट, अगर ग्रोथ हो जाएगी प्रोफेशन की तो जो बाकी चीजें हम अल्टीमेटली हम अचीव कर लेंगे। नंबर 18, inference about the whole population based on the observations made on a small part is called। इन्फ्लुएंस होता है रिजल्ट निकालना। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग किसी भी थोड़ी सी पॉपुलेशन सैंपल को ऑब्जर्व करके आप अप्लाई कर देते हो ओवरऑल रिजल्ट। तो ये जो हमारे पास आती है, हमारे पास आती है ऑप्शन नंबर ए, इंडक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, जिसमें हम स्मॉल क्या करते हैं, इसमें स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीज को ऑब्जर्व करके हम उसको ओवरऑल अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इंडक्टिव आती है। क्लियर हो रही है सबको एमसीक्यूज, स्पेशल उनके लिए जो फेल हुए हैं मिड टर्म में और जो बॉर्डर लाइन पे पास हुए हैं वो भी। यहाँ पे अगर आप लोग 70% लोगे फिर जाके आप यूएचएस में 50% पास होगे। अगर यहीं पे 50% पे आप पास होगे तो फिर यूएचएस में क्या करोगी। ले रहे हैं सबको अभी तक एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 19, which of the statements are true about data in research। ठीक है, तो रिसर्च में हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा भी आता है और क्वालिटेटिव डेटा भी प्रेजेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ गया। 20th, the following are the features of a good research except। ठीक है, कौन से फीचर्स हैं गुड रिसर्च के, एक्सेप्ट वन। फर्स्ट पे आप देखो, शुड बी रेप्लीकेबल, रिसर्च रेप्लीकेबल होनी चाहिए, शुड बी सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी, एथिकल एंड अनबायस्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, शुड बी अनएथिकल। अनएथिकल तो रिसर्च हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, एंड बायस्ड, फेवरेटिज्म या एरर के चांसेस इसमें नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है कि अनएथिकल एंड बायस्ड गुड रिसर्च की का फीचर नहीं है।
ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक अभी एमसीक्यूज हैं सारे। 21st, a cross section study is carried out to examine whether maybe personnel of a higher rank have more positive coping skills than those of a low rank. Which of the following statement is true of this study? ठीक है, मुझे बताना था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है स्टडी में और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन आता है वो आता है सी। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रैंक है। रैंक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, कोपिंग स्किल्स। ठीक है, जितना उसका रैंक ज्यादा होगा उतनी उसकी कोपिंग स्किल अच्छी होंगी, जितना उसका रैंक कम होगा उतनी उसकी कोपिंग स्किल्स कम होंगी। तो रैंक इंडिपेंडेंट है और कोपिंग स्किल्स डिपेंड करे उसके रैंक पे। ठीक है, थोड़ा समझ के करने वाला है ये एमसीक्यूज। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी आ गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल रैंक है और डिपेंडेंट वेरिएबल कोपिंग स्किल्स है। ठीक है, अब कोपिंग स्किल्स डिपेंड करेंगी रैंक पे, रैंक डिपेंड नहीं करेगा कोपिंग स्किल्स पे। जितना उसका रैंक अच्छा होता जाएगा उतनी उसकी कोपिंग स्किल्स अच्छी होती जाएंगी। तो कोपिंग स्किल्स डिपेंड होंगी रैंक पे। ट्वेंटी टू, in which of the following study design is the odd ratio the statistics typically used to show an association between cause and effect? ठीक है, तो odd ratio हम किस स्टडी में यूज करते हैं? केस कंट्रोल स्टडी में हम यूज करते हैं। ठीक है, कोहॉर्ट में हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं? ठीक है, कोहॉर्ट में हम कौन सा यूज करते हैं रेशियो? रिलेटिव रिस्क, ठीक है, या रिलेटिव रेशियो, रिस्क रेशियो। रिलेटिव रिस्क और रिस्क रेशियो। ठीक है, दोनों सेम है। ट्वेंटी थ्री, research design that involves using children of different ages at the same point in time is called? अब यहाँ पे आप देखो सेम पॉइंट इन अ टाइम, तो ऐसी जो स्टडीज हम करते हैं वो हमारे पास कौन सी आती है? क्रॉस सेक्शनल डिजाइन स्टडीज। ठीक है, इजी है एमसीक्यू से, बस गौर से पढ़ने की जरूरत है। Okay, 24, research that has its major objective of description of something, usually market characteristics or function. अब यहाँ पे भी आप देखो तो ऊपर क्या एक टर्म यूज की गई है, डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें हम कुछ भी डिस्क्राइब करते हैं या फ्रीक्वेंसीज या परसेंटेजेस में अपने रिजल्ट शो करते हैं, तो वो हमारे पास आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते। ठीक है, नेचुरल सेटिंग में हम करते हैं ये स्टडीज।
Option number 25th. What is a research design? और आप लोगों को याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसमें से मोस्टली एमसीक्यूज हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज कर लिए थे। 26 which of the following is or are the purpose of a basic research? ठीक है, ये चार ऑप्शन बता दी गए 1 2 3 4। इनमें से आपने बताने कौन से ऑप्शन हैं ये जो पर्पस है वो बेसिक रिसर्च के हैं। वन है टू एक्सपेंड द बेस नॉलेज, टू है फॉर डिस्कवरी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स, थर्ड है फॉर्मूला टू रिफाइनमेंट ऑफ थ्योरी, फोर्थ हमारे पास आ गया टू फाइंड सोल्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। इसमें हमारा ऑप्शन क्या है 1 2 एंड 3। ठीक है, फोर्थ हमारे पास हम बेसिक रिसर्च में सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करते। सोल्यूशन हम कहाँ पे फाइंड करते हैं, किस रिसर्च में? अच्छा, जो ऑप्शन 4 है इसमें ये हम किस रिसर्च में अप्लाई करते हैं? ये अप्लाइड रिसर्च में। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में हम क्या करते हैं, अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ हमारे पास बेसिक रिसर्च पे अप्लाई नहीं होता, तो बाकी 1 2 एंड 3 एप्लीकेबल है, तो इसका ऑप्शन 1 2 एंड 3 आ गया। 27th which research refer to scientific study and research that seeks to solve practical problem? अब यहाँ पे वही आगे जो हम ऊपर डिस्कस करे थे, अप्लाइड रिसर्च। Okay, next 28. In contrast to deductive reasoning, inductive reasoning is। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए इन्वॉल्व्स कंक्लूजन्स दैट आर मोर और लेस प्रोबेबल। क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट नहीं आते। ठीक है, बाय चांस वो एक्यूरेट आ सकते हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं आते। डिडक्टिव रीजनिंग के रिजल्ट्स हमारे पास एक्यूरेट आते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ गया ए। 29th
clarifies the relationships among phenomena and identifies possible reasons why certain events occur is called। इससे हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम रिलेशनशिप देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती है किसी भी इवेंट के अक्कर होने में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गई एक्सप्लेनेशन। ओके, 30th, हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। ठीक है, तो इसके 3 भी करेक्ट आंसर है और 4th भी है। ठीक है, क्योंकि कहीं पे उन्होंने फोकस ग्रुप को स्टेप में इन्वॉल्व नहीं किया होता। जब हमने 4th डिस्कस किया था फोकस ग्रुप, तो जो फर्स्ट 3 है वो उन्होंने स्टेप्स में इन्वॉल्व किए थे, फोकस ग्रुप को उन्होंने स्टेप में इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। ठीक है, तो 3 भी आप लगा सकते हो और 4 भी लगा सकते हो। ओके, 31st, defined as an in-depth study of an individual or groups of individual in descriptive studies। इन डेप्थ जब हम एनालिसिस करते हैं एक बंदे को या कुछ लोगों को लेके ग्रुप को, तो हमारे पास क्या आ जाता है जब हम इन डेप्थ करते हैं स्टडी। यूएचएस में आएगा तो फिर आप 3 पे स्टेप पे क्लिक करना। ठीक है, 3 कॉमन यूज करते हैं। जी, इसका आंसर है केस स्टडी। नमाज प्रे कर लेते हैं। ठीक है, 5:40 हो गए हैं, तो 5:50 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं।
बी स्टार्ट करें दोबारा। ओके 31st थ्योरी वाइज हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में जो हम इन डेप्थ स्टडीज करते हैं वो हमारे पास आ जाता है केस स्टडीज। 32 a brief interview or discussion with an individual about a specific topic is called। इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सर्वे। 33 में Michelle just moved here from Chicago. Michelle has red hair, therefore all people from Chicago have red hair is the example of which reasoning? ठीक है, लास्ट टाइम भी टेस्ट में मैंने दी थी एग्जांपल। ये सिर्फ एक बंदे को देख के वो ओवरऑल वो बता रहा है कि अगर उसके बाल रेड है तो इट मीन्स वहां पे जितने भी रहने वाले हैं सबके बाल रेड ही होंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा इंडक्टिव। Okay, 34th, the method that consists of collection of data through observation and experimentation, formulation and testing of hypotheses is called। इसमें हमारे पास ऑप्शन आ गया बी साइंटिफिक मेथड। अभी सिर्फ अदीला रिप्लाई कर रही है, अरफा कर रही है, सुमैया रिप्लाई कर रही है, दरमियान में कोई मरियम रिप्लाई कर देती है बस। ठीक है, 35 हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बी एंड सी दोनों हाइपोथेसिस जहाँ तक एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, रॉन्ग हाइपोथेसिस नहीं होते। थर्टी सिक्स इफ द नल हाइपोथेसिस हॉल। ठीक है आलिया, सभी के थोड़ी कर रहे हो आप, स्टार्ट में किए थे इसके बाद कर ही नहीं रहे आप। ओके 36 इफ द नल हाइपोथेसिस फॉल्स देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट हमारा कौन सा एक्सेप्ट होगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। 37 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज आल्सो कॉल्ड। अब अल्टरनेटिव के मैंने काफी सारे नेम बताए थे अभी, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी रिसर्च हाइपोथेसिस। और क्या क्या नेम थे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के, अगर याद हो आप लोगों को तो?
हाइपोथेसिस के अलावा और भी मैंने बताए थे कि इसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डिफरेंट नेम से भी बता सकते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के और भी नेम थे, जैसे इसे हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही कहते हैं। सब्सटेंशिएटिव हाइपोथेसिस भी हम कहते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो ये सारे नेम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ही हैं। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। सब्सटेंशिएटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं, थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट नेम थे रिसर्च हाइपोथेसिस के या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के। आप लोग ना पिछला भूल जाते हो सारा, साथ साथ याद रखा करो। 38 a statement made about a population for testing purpose is called अल्टरनेटिव को थोड़ी नल हाइपोथेसिस कहते हैं, नल तो सेपरेट है ना आपका। अल्टरनेटिव के मैंने पूछे थे डिफरेंट नेम्स। ठीक है, इसका हमारे पास ऑप्शन आ गया हाइपोथेसिस। अब नीचे आ गया व्हाट इज हाइपोथेसिस, तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए, a statement that the researcher want to test through the data collection in a study। ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आ गई इसमें। 40 MCQs। It is the most generic term for describing correlational surveys and observational studies। तो ये सारी हमारी किसमें स्टडीज में आती हैं? ये सारी हमारी ऑब्जर्वेशनल डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में आती हैं, ठीक है। तो उसे हम नॉन मैनिपुलेशन स्टडीज भी कहते हैं कि हम उसमें मैनिपुलेशन नहीं करते। ये एमसीक्यूज भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फोर्टी वन रैंडम असाइनमेंट किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए, रैंडम असाइनमेंट इज अप्लाइड टू पार्टिसिपेंट ग्रुप्स टू कंट्रोल फॉर अ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ठीक है, रैंडमाइजेशन हम पार्टिसिपेंट पे अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। पार्टिसिपेंट पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अप्लाई टू डाटा, डाटा पे अप्लाई नहीं करेंगे। पार्टिसिपेंट्स को हम रैंडमाइज करते हैं, उनकी रैंडम असाइनमेंट करते हैं। ओके, 42 is a statistical index which describes the degree and direction of the relationship between two characteristics or variables। सीधी सीधी क्लियर स्टेटमेंट मेंशन है यहाँ पे, तो इसका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए को रिलेशन, वही हमें डिग्री और डायरेक्शन बताता है।
Okay, 43. A dependent variables refer to. इसका है ऑप्शन नंबर बी, दी वेरिएबल विच शोज अस द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब हम मैनिपुलेशन लेके आएंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका इफेक्ट शो होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास ये आ गया, दी वेरिएबल विच शोज अस द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ओके, 44। अब इसमें एग्जांपल है, स्टडीज कैरिड आउट टू एग्जामिन वेदर सीनियर कंसल्टेंट्स have more positive coping skills than junior consultants. Which of the following statement is true of the study? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें सीनियरिटी है और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कॉपिंग स्किल्स है। जैसे प्रीवियसली हमने देखा था रैंक और कॉपिंग स्किल्स, उसमें भी रैंक इंडिपेंडेंट था, कॉपिंग स्किल्स डिपेंड कर रही थी। इसमें यहाँ पे भी सीनियरिटी इंडिपेंडेंट है और उसकी कॉपिंग स्किल्स डिपेंड कर रही है उसकी सीनियरिटी पे। फोर्टी फाइव। What experimental designs have which of the following characteristics? इसका ऑप्शन नंबर बी। Because participants are not randomly allocated to various conditions, we cannot be certain that our manipulation of the independent variable is responsible for any difference between conditions. ठीक है, क्रॉस एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन नहीं होती। तो इसका ऑप्शन बी है। 46 which variable sort of variable is manipulated by the researcher? किस वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं? इजी, एमसीक्यू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिपेंडेंट को हम नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी डिपेंडेंट होते हैं। 47 a correlation and a correlation coefficient is best characterized ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए, मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। 48 the group that receives the experimental treatment condition is called एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आ जाता है या ट्रीटमेंट ग्रुप आ जाता है। कंट्रोल ग्रुप जिसमें हम कुछ भी नहीं देते। पार्टिसिपेंट ग्रुप वैसे बता दिए गए, इंडिपेंडेंट ग्रुप वैसे बता दिए गए। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जो एक्सपेरिमेंट जिसमें अप्लाई कर रहे होंगे। 49 there are number of ways in which confounding extraneous variables can be controlled. Which control technique is considered to be best? इसका ऑप्शन है ए, रैंडम असाइनमेंट। ठीक है, रैंडमाइजेशन हम करते ही इसलिए कि हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लें।
आज 2 लेक्चर हैं मेरे, 5 to 7 PM। अब मे भी ट्यूसडे को भी होगा मेरा लेक्चर आप लोगों के साथ 4 to 5 PM। Okay, last one. Which of the following coefficients of correlation indicate the weakest relationship between two sets of variable? ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आपने वीक रिलेशनशिप बताना है, कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है वीक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ना बात ये कि पॉजिटिव वीक है या नेगेटिव वीक है, सिंपल वीक हमने बताना है कौन सा ऑप्शन वीक शो कर रहा है। तो इसमें जो सबसे लास्ट जो स्मॉल वैल्यू है वो है 0.08। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आ गया। माइनस वाली वैल्यूज प्लस से बड़ी होती हैं, ठीक है, तो -0.29 और -1.00 ये भी निकल गया। उसके बाद 0.48 0.08 से बड़ी है, तो लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा 0.08, तो इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, क्लियर है सबको? इजी थे एमसीक्यूज। ठीक है, हाँ, हर क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल रहा था। जिसने स्टार्ट से पढ़ी है ना रिसर्च, सारे लेक्चर लिए टेंटिवली, उसके लिए ये एमसीक्यूज कुछ भी नहीं थे। अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी आप लोग अटेंडेंस लगा दो, ठीक है ना, पहले लेक्चर की अटेंडेंस हो जाए, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश होती है जहाँ पे भी हो सके मैं आप लोग की हेल्प करूँ, जितना मैं बता सकूँ समझा सकूँ मैं समझाऊँ, बाकी पढ़ना तो फिर आप लोगों ने है। ठीक है, मेरी कोशिश जितनी इजी वर्डिंग में बता सकूँ किसी चीज़ को उतना मैं बताती हूँ, बाकी फिर आप लोगों की अपनी मेहनत। अनिका आज फर्स्ट टाइम आई है, पहले तो कभी मैंने देखी है अनिका को। अभी मैं अटेंडेंस ले लूँ तो फिर दोबारा नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
चलो 5 मिनट या ब्रेक ले लो, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। आप लेक्चर के साथ भी खा पी सकते हो, आप लोगों ने लेक्चर बोलना थोड़ी, आप लोगों ने सुनना है। ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक कर लो आप, फिर 6:20 पे स्टार्ट करते हैं। नौरीन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। अटेंडेंस 19 लोगों की हुई है, ठीक है यार, लेकिन शो यहाँ पे 21 हो रहे हैं, तो जो अटेंडेंस नहीं बोलेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी।
जी स्टार्ट करें नेक्स्ट लेक्चर। ओके तो आज हम कोड ऑफ एथिक्स देखेंगे जो हम रिसर्च में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये किस बेस पे एथिक्स डेवलप हुए थे, कुछ प्रीवियसली इस तरह के इवेंट्स हैं जिनकी बेस पे एथिक्स डेवलप करने पड़े, कब इन एथिक्स को फॉलो करके वो रिसर्च की लाइफ हो चाहे आपका प्रोफेशन हो, एथिक्स हर जगह में इन्वॉल्वमेंट होती है एथिक्स की। क्या होते हैं एथिक्स? एथिक्स आपका एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं। एथिक्स की बेस पे हम देखते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, राइट रॉन्ग में हम डिफरेंस करते हैं। ये एथिक्स की बेस पे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज बताई गई एथिक्स में। एथिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिलोसफी है दैट डील विद मोरालिटी। एथिक्स इज कंसर्न्ड विद डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड एंड evil in the world, between right and wrong human actions, and between virtuous and नॉन virtuous characteristics of the people। ठीक है, तो एथिक्स की बेस पे ही हम देखते हैं क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, राइट रॉन्ग में हम डिफरेंस करते हैं, ये एथिक्स की बेस पे होती है। ठीक है, एथिक्स हमारे पास क्या सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो इस तरह कुछ एथिक्स हम रिसर्च में भी फॉलो करते हैं। Nursing ethics is defined as the principle of proper professional conduct concerning the rights and duties of nurses themselves, their patients, and their fellow practitioners, as well as their actions in the care of patients and in relations with their families। ठीक है, नर्सिंग एथिक्स जो बताया कि प्रोफेशन में, नर्सिंग प्रोफेशन में भी इम्पोर्टेंट है। नर्सिस के खुद के लिए उनके राइट्स क्या, उनकी ड्यूटीज क्या है, पेशेंट के रिगार्डिंग क्या एथिक्स है, या उनके जो कलीग्स हैं उनके रिगार्डिंग क्या एथिक्स है। ठीक है, तो एथिक्स हमारी हर जगह पे रोल प्ले करते हैं। अब कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स पास्ट में हो चुके हैं जिसकी बेस पे ये कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुए थे। इन एथिक्स को फॉलो करें देन आप रिसर्च कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे जो हिस्टोरिकल इवेंट था वो है नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ये देख लेते हैं ये कैसा एक्सपेरिमेंट था, ये क्या किया उन्होंने यहाँ पे। उन्होंने एथिक्स को फॉलो नहीं किया, ब्रीच किया एथिक्स को। Nazi human experimentation was a series of medical experiments on large number of prisoners, including children, by Nazi Germany in its concentration camps in the early to mid
1940s एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, ये जर्मनी में बताया गया क्योंकि नाजी कोई एक उनकी थी, पार्टी थी, जिस पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया। ठीक है, रेशियल बेस पे कि वो उससे अच्छा नहीं समझते थे। मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए? इन्वॉल्विंग फ्रीजिंग टेम्परेचर, मलेरिया, पॉइजन, टाइफस फीवर, अनटेस्टेड ड्रग्स एंड सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया। ठीक है, अब एनेस्थीसिया दिए बगैर उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स उन पे अप्लाई किए जो एथिक्स के अगेंस्ट है। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स वाज रेशियली बेस्ड। ठीक है, रेस बेस्ड उन्होंने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, मीन जिनसे उनको कोई प्रॉब्लम थी उन्होंने वो वाले सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उनपे ये एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर दिया। सब्जेक्ट्स हैड नो अपॉर्चुनिटी टू रिफ्यूज दी पार्टिसिपेशन, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो रिफ्यूज कर सके, वो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पे क्या, किसी भी उन्होंने एथिक्स को यहाँ पे फॉलो नहीं किया। अब जो एथिक्स है उसमें एक ये है कि हम पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो रिफ्यूज कर दें अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ उन्होंने कोई भी इस तरह का एथिक्स को, तो आपको आप देखोगे कैसे कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट अप्लाई किए, मतलब जुल्म किया। ठीक है, दूसरी जुबान में आप कह लो टोटली जुल्म किया उन लोगों पे, बच्चों पे। जब हम एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो हम जुल्म ही कर रहे होते हैं। एथिक्स इसीलिए बने कि किसी पे जुल्म ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? न्यूरमबर्ग कोड। ठीक है, अब ये कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुए थे नाजी एक्सपेरिमेंटल पे, कि उन्होंने ये एथिक्स को, अब ये एथिक्स है उनको फॉलो करना चाहिए। Mistreatment of human subjects in Nazi experiments lead to development of Nuremberg Code। फिर ये एथिक्स डेवलप हुए। इसमें क्या क्या चीजें उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं? वॉलंटरी कंसेंट। ठीक है, उनकी मर्जी, अगर वो पार्टिसिपेशन देना चाहे तो पार्टिसिपेशन कर ले, अगर वो नहीं आना चाहते तो आप किसी को फोर्स नहीं करोगे। विड्रॉल ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम स्टडी, जब अगर वो चाहें पार्टिसिपेंट तो वो अपनी स्टडी से जा सकें। ठीक है, कोई हम पेनल्टी या कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग, इंजरी, डिसेबिलिटी एंड डेथ। ठीक है, इस तरह कोई भी हमने प्रिवेंट करेंगे कि उन्हें कोई फिजिकली प्रॉब्लम ना हो, कोई मेंटली स्ट्रेस ना हो, इंजरी ना हो उन्हें, यहाँ तक कि डेथ भी ना हो जाए। ठीक है, प्रीवियस अगर आप देखो तो वहाँ पे काफी लोगों की डेथ भी हुई थी। ठीक है, और फिजिकली और मेंटली टॉर्चर था एक किस्म का। The balance of benefits and risk in the study। बेनिफिट्स और रिस्क रेशियो भी हम स्टडी में देखते हैं कि स्टडी के बेनिफिट्स कितने हैं और रिस्क कितने हैं। बेनिफिट ज्यादा होने चाहिए और रिस्क हमारे मिनिमम होने चाहिए। ये जो हम अभी पढ़े ना, ये एथिक्स का रोल ही पढ़ रहे हैं रिसर्च में। ठीक है, प्रीवियस जो हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा तो यहाँ पे इस वाले में वो कोई भी एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो एथिक्स का इम्पोर्टेंट रोल है रिसर्च में। एथिक्स क्या, इसमें एक सेट बता रूल्स बता देंगे कि इन रूल्स को आपने फॉलो करके रिसर्च करनी है। ठीक है, अगर आप इन फॉलो रूल्स का फॉलो नहीं करते तो मीन्स क्या, आप एथिक्स को ब्रीच कर रहे हो, टोटली आप जुल्म कर रहे हो अगले बंदे पे। ठीक है, ये जो नाजी एक्सपेरिमेंटल है ये क्या था, ये टोटली जुल्म ही था। ठीक है, कोई उनकी पार्टिसिपेंट्स की मर्जी नहीं थी, टोटली उन पे जुल्म हो रहा था। एनेस्थीसिया उनको नहीं दे रहे थे, टोटली उनको वैसे ही वो ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकली, मेंटली टॉर्चर, इंजरीज, डिसेबिलिटीज और डेथ हो रही थी। अगर हम एथिक्स को फॉलो करते हुए तो ये सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, तो नाजी एक्सपेरिमेंटल की बेस पे ये फर्स्ट जो कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुए थे, न्यूरमबर्ग कोड ऑफ एथिक्स, कि ये एथिक्स को फॉलो करके रिसर्च करनी चाहिए, जिसमें वॉलंटरी कंसेंट हो, पार्टिसिपेंट अपनी मर्जी से जब चाहे जा सकते हैं स्टडी से, फिजिकली मेंटली इंजरी ना हो, उनको डिसेबिलिटी ना हो, यहाँ तक कि डेथ भी ना हो, और बेनिफिट एंड रिस्क रेशियो स्टडी में प्रेजेंट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स अवेलेबल होने चाहिए और रिस्क मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए।
नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। इसमें भी वही सारे एथिक्स बता दिए गए। ग्रेटर केयर कैन बी एक्सरसाइज टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम हार्म। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट justification for exposing a healthy volunteer to substantial risk of harm. Investigators must protect life and health of research subjects। ठीक है, अब यहाँ पे जोर दिया गया कि जो इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्चर है वो सब्जेक्ट की हेल्थ और लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसी वो स्टडीज करने बैठ जाए जिससे पेशेंट की डेथ हो जाए तो ऐसी स्टडीज कोई भी अलाउ नहीं करेगा। एक ये एक इवेंट बता दिया गया है, तुस्केजी सिफिलिस स्टडी। ठीक है, इसमें भी इन्होंने क्या किया था, जो पार्टिसिपेंट थे उनका उन्होंने इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दिया था। सिफिलिस पर उन्होंने स्टडी की थी जिसमें उन्होंने क्या किया था, दो ग्रुप थे। वन ग्रुप ऑफ 400 मैन हु हैड अनट्रीटेड सिफिलिस और कंट्रोल ग्रुप जिनको सिफिलिस नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने ये क्या कि उनको अपनी स्टडी में शामिल किया था कि वो फ्री ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो क्या करते थे, स्पाइनल टैप डन विदाउट एनेस्थीसिया टू स्टडी दी neurological effects of syphilis that they were enrolled without their informed consent। ठीक है, अब यहाँ पे जो एथिक ब्रीच हो रहा है वो कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट, वो उनसे परमिशन लेते ही नहीं थे और वैसे ही उन्होंने अपनी स्टडी में इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, ये स्टडी उन्होंने कहा था कि 6 मंथ्स की स्टडी होगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक ये स्टडी गई थी। ठीक है, मतलब धोखे से उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया पार्टिसिपेंट को कि वो उनको फ्री ट्रीटमेंट देंगे और सिफिलिस से वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन टोटली ऐसा नहीं था। वो स्पाइनल टैप लेते थे उनका, इनको एनेस्थीसिया भी नहीं थे देते न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने के लिए। मतलब टोटली यहाँ पे भी उनपे जुल्म था। ठीक है, यहाँ पे भी किसी एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, ये कुछ साथ साथ इवेंट्स बता रहे कि इनकी बेस पे फिर एथिक्स डेवलप हुए कि एथिक्स की रिसर्च में जरूरत है। इन एथिक्स को फॉलो करके हम ह्यूमन सब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर ये वाली स्टडी देखो तो यहाँ पे तो वो इंसान पे इंसान समझ ही नहीं रहे। एक और स्टडी है विलो ब्रुक स्टडी, 1950 से 1970 तक हुई थी। ये हेपेटाइटिस पे स्टडी हुई थी। ये उन्होंने क्या किया था, जो रिटार्डेड बच्चे थे मेंटली उन पर स्टडी की थी। क्या जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं जिसमें बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, उन पे हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि रिस्क, जो वहाँ पे जो रिस्क है वहाँ ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो रिटार्डेड बच्चों पे हम स्टडी नहीं कर सकते, तो उन्होंने रिटार्डेड बच्चों पे स्टडी की और यहाँ पे भी उन्होंने कंसेंट लिए बगैर उनको फोर्सफुली उन पे स्टडी की और ये स्टडी तकरीबन 15 ईयर्स तक गई थी। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट्स बता दी गई, हिस्ट्रीज बता दी गई कि इन रीजंस की बेस पे एथिक्स डेवलप हुए कि इन एथिक्स को हम फॉलो करके रिसर्च कर सकते हैं कि हम इंसान को इंसान समझें। एक और स्टडी है जीविश क्रोनिक डिजीज हॉस्पिटल स्टडी। यहाँ पे लीवर कैंसर सेल्स पे उन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एनरोल कर लिया विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या स्टडी हो रही है, कैसे होनी है और क्या इसमें करना है उन्होंने, और ये स्टडी कब तक चलेगी। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कंसेंट उनसे लिया ही नहीं। तो यहाँ पे इन्फॉर्म कंसेंट को वो ब्रीच कर रहे हैं, इसको वो फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, एथिक्स में हमारा इन्फॉर्म कंसेंट भी आता है जो हम इंडिविजुअली हर बंदे से लेते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब हम कहीं पे भी रिसर्च करते हैं तो एक रिसर्च के लिए हम क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं। परमिशन हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, अपने इंस्टीट्यूट से लेते हैं। ठीक है, जो रिव्यू हमारे इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड्स बने होते हैं वो हमें परमिशन देते हैं। वो इन सारी चीजों को देख के फिर आपको अलाउ करते हैं कि इससे
अगले को बेनिफिट है, हार्म तो नहीं है, डेथ तो नहीं होगी, ये सारी चीजें वो देख के फिर अलाउ करते हैं कि हाँ ये आप रिसर्च कर सकते हो। अब फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट से परमिशन मिलती है, फिर आपने जिस हॉस्पिटल में या जिस सेटिंग में करनी होती है वहां से जाके आप परमिशन लेते हैं, वो भी ये सारी चीजें देखता है कि ये सारी रिसर्च करने से उसके जो मेंबर हैं या कोई भी बंदा है इस कम्युनिटी का या हॉस्पिटल के पेशेंट है, उससे स्टडी से कोई हार्म तो नहीं होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को देख के फिर वो आपको अलाउ करते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में या इस सेटिंग में रिसर्च कर सकते हो। थर्ड स्टेप जो आपके पास आता है वो इन्फॉर्म कंसेंट आता है, जिस बंदे के पास जाके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो पीछे अगर आप इन हिस्ट्रीज में देखो तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्म कंसेंट का नेम ही नहीं है। ठीक है, जिस बंदे से हमने स्टडी करनी है, जिसे इंफॉर्मेशन लेनी है, जिसपे एक्सपेरिमेंट अप्लाई करना है, एटलीस्ट उसे हमें बताना चाहिए कि हमने स्टडी का हमारा पर्पस क्या है, ये स्टडी हमारी कब तक चलेगी, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपको कितनी टाइम तक बाउंड रहना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम इन्फॉर्म कंसेंट में बताते हैं। ठीक है, फिर अगर उसकी विलिंग हो तो वो पार्टिसिपेशन के लिए एग्री, अगर उसकी विलिंग नहीं है तो वो रिफ्यूज कर देगा, तो हम उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आजादी पेशेंट को, इंडिविजुअल को आजादी नहीं है, टोटली जो रिसर्चर करना चाह रहा है वो फोर्सफुली उस पर वो चीजें अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई हुए कि इन एथिक्स को हम फॉलो करके रिसर्च करें। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च या रोल ऑफ एथिक्स कह लो आप रिसर्च में क्या है। प्रोटेक्ट दी वल्नरेबल ग्रुप एंड अदर स्टडी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप में अब यही मेंटली रिटार्डेड बच्चे आ गए, बूढ़े आ गए, डिसेबल लोग आ गए, उनको हमने प्रोटेक्ट करना मीन्स अगर हम उनको ले लें, अगर वो इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दे सकते तो हम अपनी मर्जी से उनको अपनी स्टडी में इंक्लूड कर लें, ऐसा नहीं करना। पार्टिसिपेंट्स आर सेफ गार्डेड फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, उनको ऐसी सिचुएशन में इंक्लूड नहीं कर देना कि वो सिचुएशन से बाहर मूव ही ना कर सके, बल्कि हमने उनको टोटली फ्रीडम देनी है कि उनकी मर्जी, अगर वो स्टडी में आना चाहते हैं तो वो आ जाए, अगर वो यहाँ से एक्सक्लूड होना चाह रहे हैं तो भी हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। एस्टेब्लिश रिस्क बेनिफिट रेशियो फॉर स्टडी सब्जेक्ट। कोई भी स्टडी करेंगे तो वहां पे हम रिस्क बेनिफिट रेशियो अप्लाई करेंगे, कितना रिस्क है, ये कितने बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे इस स्टडी सब्जेक्ट को। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो, रिस्क जितना कम हो सकता है उतना कम हो। एंश्योर फुलेस्ट रिस्पेक्ट। एथिक्स जब अप्लाई करेंगे तो हम रिस्पेक्ट देंगे बंदे को। पीछे आप देखो तो वहां पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, डिग्निटी नहीं है, प्राइवेसी नहीं है। डिस्क्लोजर एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर सब्जेक्ट। इक्वली चांस देंगे सारे सब्जेक्ट्स को कि हम फेयरली ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, जो भी इनकी इंफॉर्मेशन होगी वो हम उन्हें डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, टोटल इनकी इंफॉर्मेशन हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। builds capability of subjects to accept or reject participation in study। अब ये टोटली हम सब्जेक्ट्स पे छोड़ देंगे कि अगर वो चाहे तो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या चाहे तो वो हमारी स्टडी से जा सकते हैं। ठीक है, टोटली वो फ्री है, कोई बाउंड नहीं है। अच्छा, अब कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बेलमोंट रिपोर्ट है जिसने 3 प्राइमरी एथिकल प्रिंसिपल्स बताए थे। नंबर 1 पे आगे बेनिफिसेंस। अगर हम ANA गाइडलाइंस को फॉलो करें तो ये बेनिफिसेंस प्रिंसिपल नंबर 2 पे आएगा। ठीक है, आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने ऐसे ही फॉलो करना है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। बेनिफिसेंस आ गया आपको प्रिंसिपल नंबर 2 में। अगर आप प्रिंसिपल्स ANA के प्रिंसिपल्स की बेस पे लिखोगे, ठीक है, तो प्रिंसिपल नंबर 2 में आप लिख दोगे बेनिफिसेंस। फिर आपके पास आ गया रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अब ये सेकंड एथिकल प्रिंसिपल है, ठीक है, जो बेलमोंट रिपोर्ट में आता है। इसमें फर्दर 2 हमारे पास आते हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड राइट टू फुल डिस्क्लोजर। ये हमारे पास ANA गाइडलाइंस में आ गया, प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 3।
ठीक है, बेसिक 3 है जो बेलमोंट रिपोर्ट ने बताया, लेकिन इसके अंदर फर्दर हैं तो उन्होंने एएनए की गाइडलाइंस के अगर को हम फॉलो करें तो हम उसमें प्रिंसिपल 1 बता देंगे, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जिसमें हमारे पास आ जाएगा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, और राइट टू फुल डिस्क्लोजर को हम प्रिंसिपल 3 में लिख देंगे। प्रिंसिपल 2 में हमारे पास आ जाएगा बेनिफिसेंस, जस्टिस हमारे पास आ गया थर्ड ब्रॉड प्रिंसिपल है, उसके अंदर फर्दर आ जाते हैं राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड देयर राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल 4 एंड प्रिंसिपल 5 कह देंगे। एएनए से क्या बनता है? जी ठीक है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, तो ये एथिक्स हम प्रिंसिपल फर्दर डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 पे आगे बेनिफिसेंस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड जस्टिस, क्या ब्रॉड 3 प्रिंसिपल, अगर बेलमोंट रिपोर्ट के हिसाब से देखें, अगर एएनए की गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो ये प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, फिर हमारे पास आ जाएगा बेनिफिसेंस, थर्ड हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा राइट टू फुल डिस्क्लोजर, फिर हमारे पास आ जाएगा राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड फिफ्थ प्रिंसिपल इज राइट टू प्राइवेसी। क्लियर है अभी तक सारा टॉपिक? अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ।
ANA के हिसाब से इसमें 5 प्रिंसिपल्स आ गए। ठीक है, प्रिंसिपल 1 अगर हम कहें तो इसमें आ जाएगा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। प्रिंसिपल 2 हमारे पास आ गया बेनिफिसेंस। प्रिंसिपल 3 हमारे पास आ गया राइट टू फुल डिस्क्लोजर। 4th हमारे पास आ गया राइट टू फेयर ट्रीटमेंट। एंड 5th हमारे पास प्रिंसिपल आ गया राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ANA गाइडलाइंस अगर हम फॉलो करते हैं, हमारे पास 5 प्रिंसिपल हैं। अगर बेलमाउंट रिपोर्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 मेजर जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, बेनिफिसेंस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड जस्टिस। नंबर 1 पे देख लेते हैं बेनिफिसेंस में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। imposes duty on researchers to minimize harm and to maximum benefit। ठीक है, जितनी कोशिश हो सके हम बेनिफिट्स हमारे मैक्सिमम होने चाहिए और रिस्क हमारा या हार्म मिनिमम होने चाहिए। इसमें राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म एंड डिस्कम्फर्ट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, बेनिफिट्स फ्रॉम रिसर्च। ठीक है, तो ये 3 चीजें आ गई आपके बेनिफिसेंस में। अब रिस्क बेनिफिट रेशियो में मेजर बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को और रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं। बेनिफिट्स में आ गया एक्सेस टू एन इंटरवेंशन दैट अदरवाइज बी अनअवेलेबल टू देम। ठीक है, हो सकता है जो हम स्टडी करें उससे ऐसी इंटरवेंशंस को अवेलेबल हो जाए जो पहले से वो यूटिलाइज नहीं करा या अवेलेबल नहीं थी। कंफर्ट टू डिस्कस सिचुएशन विद अ फ्रेंडली पर्सन, इंक्रीज नॉलेज ऑफ देमसेल्व्स, सेटिस्फैक्शन इन हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को? फिजिकल हार्म, बोर्डम, फटीग, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिस्कम्फर्ट, सोशल रिस्क, लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ रिस्क हैं जो हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि बेनिफिट्स उसके ज्यादा से ज्यादा हो और रिस्क उसके मिनिमम से मिनिमम हो। सेकंड हमारे पास प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट और ह्यूमन डिग्निटी। क्लियर है अभी तक लेक्चर? ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टडीज बताएगी कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को। हम ऐसी कोई इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हैं जिससे उसको फायदा हो। ठीक है, जो उस टाइम उसकी नीड हो तो उसे फायदा उठा सकते हैं। कंफर्ट टू डिस्कस सिचुएशन विद अ फ्रेंडली पर्सन, कंफर्टेबल हम एनवायरनमेंट दें कि वो इजीली डिस्कस कर सके। ठीक है, इमोशनल डिस्कम्फर्ट ना हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ना हो उसे। इंक्रीज नॉलेज ऑफ देम सेल्फ, उसे उसका नॉलेज इंक्रीज हो सकता है अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट या कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सेटिस्फेक्शन इन हेल्पिंग अदर्स, और उस स्टडी के बाद वो सेटिस्फाई हो जाए, वो दूसरों की हेल्प भी करे। ठीक है, मीन्स अगर उसके पास नॉलेज कम था, स्टडी करने से उसको हमने कोई नॉलेज दे दिया है, तो वो क्या करेगा फर्दर, वो दूसरों की हेल्प कर सकता है, उनको नॉलेज दे सकता है। तो ये बेनिफिट्स हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को।
जी समझ आ गई सुमैया। ठीक है, फिर आज इतना ही लेक्चर काफी है। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्यूसडे की क्लास होगी 4 to 5 PM। और रिसर्च में हम ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, छोटी सी हम स्टडी कर लेंगे। ग्रुप्स आप लोग बना लेना, 5-5 का या 4-4 का। ठीक है, एक टॉपिक डिसाइड करके फिर उस पर हम देखेंगे कि हम कैसे रिसर्च वर्क कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो जाए, फिर आप सेकेंड ईयर में जाके डिटेल में वो काम करोगे। ओके ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।